मेरी फैमिली ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मम्मी ने बोला था कि 4-5 अटेम्प्ट ही तो लगते हैं, इतना दे देना करके। मैं उनको बोला कि इतने अटेम्प्ट मैं नहीं दे पाऊँगा। पीयर ग्रुप होना चाहिए मुझे लगता है पीएससी की तैयारी में, जैसे सिविल सर्विसेज में। मैं जैसे गाँव में ही रहा हूँ, तो 2011 से पहले मैं कभी रायपुर या फिर कोई भी सिटी देखा ही नहीं था अच्छे से। एक्चुअली ना मेरे भैया की पोस्टिंग गरिया बनना थी, तो कोविड टाइम पे मैं वहाँ रहने चला गया था। तो शुरू-शुरू में मैंने एक बुक पढ़ी थी लक्ष्मीकांत की। मुझे वो ना बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगी। वो इसकी जो राइटिंग की स्टाइल है वो बुक, वो काफ़ी एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है और एकदम ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं जैसे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं 2 ही काम करता था, या तो मैं पढ़ाई करता था या तो मैं चेस खेलता था। हाँ, ये फ़ील्ड में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ी नहीं बोलनी आती है आपको, तो ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। अगर आप आएँगे, तो आप 1-2 बुक पढ़ेंगे तो भी आप ना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अभी का जो पेपर है ना थोड़ा-सा एनालिटिकल होते जा रहा है हल्का-सा, और करंट अफ़ेयर भी ऐड हो रहा है। मैं जो देखा हूँ लास्ट ईयर का पेपर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना आप पढ़िए, और मेरे हिसाब से आप दोनों को एक साथ ही पढ़ लीजिए और थोड़ा-सा एनालिटिकल सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। 2 दिन का मेरा समय तो ऐसा लग रहा था कि कट ही नहीं रहा है टाइप का। बस इस 2 दिन में मैं बिल्कुल भी ना पढ़ाई किया, ना कुछ नहीं किया। बस घूमते-घूमते बिताया कि अब देखते हैं, वो टाइम आने देते हैं। रिज़ल्ट आ जाएगा फिर देखेंगे क्या करना है। पहला तो आप कंपेयर मत करो, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर आदमी का स्किल सेट अलग होता है। उसके पास अलग-अलग एडवांटेजेस हो सकते हैं। फ़ोकस रखो अपना। जैसे ज़बरदस्ती का किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट मत हो। होता क्या है ना कि आप मोटिवेशन खोजोगे, तो मोटिवेशन का एक स्पाइक आएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। फिर आप दूसरा मोटिवेशन खोजोगे, वो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। आप डिसिप्लिन रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डिसिप्लिन हो, काम आपका होते जा रहा है, ऐसा टाइप का। आपका अगर कोई रूममेट नहीं है ना, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से, आपको जब मन लग रहा है आप सो जाइए, उठिए, पढ़ाई करिए। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, अतुल भोई जी। अतुल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए बहुत ही थैंक यू आपका। और हाल ही में जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट आया है, उसमें अतुल जी का रैंक 45 आया है। जी। अतुल जी को अतुल जी का जो पोस्ट है, वो नायब तहसीलदार मिला है और इसके लिए अतुल जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। और अतुल जी, आज के हमारे जो पॉडकास्ट है, उसमें हम आपके जो लाइफ है, आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेके तैयारी तक की जो जर्नी रही है, और बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनको मार्गदर्शन मिल पाए और उनको समझ में आए कि एक ऑफिसर के बनने के लिए क्या उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको झेलना पड़ेगा और किस प्रकार से उसको टैकल करना है। तो अतुल जी, सबसे पहले अपना परिचय आप बताइए। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अतुल भोई है, और मेरा अभी सीजीपीएससी 2023 में 45 रैंक है। और मेरा ग्रेजुएशन, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और अगर फिर पढ़ाई अगर शुरू से देखेंगे, तो स्टार्टिंग में मेरी पढ़ाई जैसे गांव में होती है जैसे बच्चों की, जैसे आंगनबाड़ी से ही मैंने शुरू किया। फिर धीरे अतुल जी, आप कौन से गांव से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं एक बसना के पास 12 किलोमीटर दूर एक गोड़मर्रा नाम से गांव है, मैं वहाँ से हूँ। तो गांव का बैकग्राउंड कैसा है? थोड़ा सा शहरी इलाके से दूर है या पास है? वहाँ पे सुविधाएं कैसी है? गांव जो है ना वो रोड के ऊपर ही है, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं ऐसी नहीं है। जैसे एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे, और ऐसे कोई खास और कुछ सुविधाएं नहीं, एकदम बेसिक ही है। वहाँ पे एजुकेशन ये सब चीज़ें भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेल डेवलप, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते उसको। तो गोलमर्रा में आपकी जो फैमिली सारे वहीं रहती है। हाँ। तो आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने लोग आप लोग हैं फैमिली में? पिताजी क्या कर रहे हैं अभी? हम्म। मेरे फैमिली में बेसिकली अभी 5 लोग हैं हम लोग। तो मम्मी पापा भैया भाभी और मैं। तो पापा तो टीचर हैं, मम्मी गृहिणी है, भैया जो है मेरे वो डॉक्टर हैं एमबीबीएस, और जो भाभी हैं वो डाइटिशियन है। और अभी इस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आया हूँ मैं अभी। ओके। तो गांव में आपने रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और प्राइमरी तक का आपने गोलमर्रा में ही पढ़ाई करी है? हाँ, प्राइमरी नहीं, जैसे आंगनबाड़ी गए, फिर उसके पास में एक गांव है पेड़दा करके, तो वहाँ गए। और शिशु मंदिर होता है, जनरली आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शिशु मंदिर हैं। तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन शिशु मंदिर से हुआ है। फिर मिडिल स्कूल से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई करी है। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं नॉर्मली, वहीं पे मैंने पूरा पढ़ाई किया फिर अपना। शिशु मंदिर में तो खैर मैं भी पढ़ा हूँ वहाँ से। तो काफ़ी लंबा उसका
असेंबली होता है, हाँ 1 घंटे तक तो फायर ही होता है, प्रार्थनाएं होती है। कल्चर थोड़ा सा अलग ही रहता है, आचार्य जी, दीदी जी। जो मोरल सिखाने का है ना, वो बचपन में जो होता है, अगर आप शिशु मंदिर से पढ़े हैं तो आप नैतिक शिक्षा ये सब पुस्तकें पढ़ते हैं तो शुरू से थोड़ा आ जाता है। प्रणाम करना, ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो तो आता ही है वहाँ से। खाना खाने से पहले भोजन हाँ मंत्र भोजन पढ़ना मंत्र करना, ये सब चीजें। है ना। तो हाँ। और याद भी है काफी। अब आपके शिशु मंदिर में कैसा कल्चर था मुझे नहीं पता, बट घुटने टिकाना हाँ और मार भी काफी पड़ती थी वहाँ पे। हाँ ये सब चीजें भी होती हैं। हाँ तो अब धीरे धीरे अब तो पनिशमेंट देना बंद हो गया बच्चों को। तो शुरू शुरू में ये सब होती थी चीजें। प्राइमरी एजुकेशन के समय में आप अ, जैसे होता है ना कि बच्चों में ये रहता है कि मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगा, पायलट बनूंगा। आप क्या सोच रहे थे उस टाइम, आपको क्या बनना था? इसमें ना मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि मैं लाइफ के हर स्टेज में अलग अलग चीज बनना चाहता था, लगता है मुझे। जैसे मैं प्राइमरी तक तो मैं नहीं सोचा था क्या बनने वाला हूँ। तो मिडिल स्कूल में मेरे एक टीचर रहे थे, सुजीत प्रधान करके, मेरे को उनका नाम अभी भी याद है। उस टाइम पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता था। मुझे लगता था कि ये पढ़ना चाहिए, आर्ट्स तो बहुत अच्छा है। जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे उस टाइम पे, मुझे लगता था ये पढ़ना चाहिए। फिर जैसे मैं क्लास 9 10th में गया तो मुझे एक टीचर मिले, एक शर्मा सर करके थे जो मैथ्स पढ़ाते थे। तो मुझे उस टाइम पे मैथ्स में इंटरेस्ट आया। तो मुझे लगता था कि अब कुछ इस फील्ड में करते हैं। तो ऐसा मेरे बार बार ऐसे चेंज हुआ है। फिर जैसे मैं 12th तक आया तो ऐसा कुछ कुछ मुझे टेक्नोलॉजी में फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने फिर इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इंजीनियरिंग में कंटिन्यू रहा। गेट भी मैंने दिलाया। इंजीनियरिंग आपने कहाँ से करी अपनी? मैंने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से किया हुआ है, जो सेज बाहर में है अभी, नया जो कॉलेज बना वहाँ से। और इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे एक मेरे को लगता है कि ये फायदा भी है और नुकसान भी है कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है वहाँ पे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा सा कम है जीसी का, मेरे को ऐसा लगता है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में ठीक होते हैं। तो एट द एंड अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलती है तो पीएससी की ओर आते हैं, और सिलेक्शन में देखता हूँ काफ़ी लोगों का यहाँ पे होता है। तो ये एक तरह से फायदा भी है। आजकल जो सिविल सर्विस में है, चाहे सीजीपीएससी ले ले या यूपीएससी ले ले, इंजीनियरिंग फील्ड से ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड से ही सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। हाँ तो उस जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में अगर तो बच्चे हैं, और जैसे आपने बताया कि आप गेट की तैयारी कर रहे थे, तो कितने साल आपने गेट की तैयारी करी होगी लगभग? मैंने गेट का 3 अटेम्प्ट दिया था, जो 18 19 और 20 वाला तीनों अटेम्प्ट दिया था। तीनों टाइम मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरी रैंक तीनों में ही अच्छी नहीं आई थी। रैंक सुधर रही थी लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी। तो फिर मैंने, उसके बाद कोविड आ गया था एक्चुअल में, मार्च 2020 में कोविड आ गया था। तो पहला शायद लॉकडाउन से आसपास में अनाउंस हुआ था। मेरा बार्क का पेपर था, BARC जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला, वो मैं नहीं दे पाया था। उसके बाद मैं घर चला गया था कि वेकेशन जैसा, और घर में था तभी यहाँ लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। तो मुझे फिर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला कि मैं सोचता हूँ करियर में, क्योंकि मेरा गेट में अच्छा नहीं हो रहा था। तो मेरे को टाइम भी मिला कि लाइफ में कुछ स्विच करना है, कुछ करना है। उस टाइम पे एक ACF का नोटिफिकेशन आया था कि, तो मैंने सोचा कि भर देते हैं उसको, देखते हैं मतलब एक्सप्लोर करते हैं और क्या चीज़ें हैं लाइफ में। तो मैंने पढ़ा उसके बाद, तो मुझे ठीक लगा ये फील्ड। फिर उसके बाद ना, मार्च अप्रैल होगा 2022 की बात है, उस टाइम पे मैंने फिर सीरियसली CGPSC के लिए पढ़ाई स्टार्ट करी पहली बार। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा होगा? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट। हाँ। फर्स्ट में आपने प्री किया था क्वालिफाई या मेन? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसके तो बहुत सारे मल्टीपल ऐसे रीजन है जिस वजह से ये क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब पढ़ाई भी एक तो स्टार्ट हुई थी, कंप्लीट नहीं हो पाया था सिलेबस। और एक पीयर ग्रुप होना चाहिए मुझे लगता है पीएससी की तैयारी में, जैसे सिविल सर्विसेज में, क्योंकि बहुत बड़ा एक तो एग्जाम का साइकिल बहुत बड़ा है। तो मेंटली आप, दिक्कत होगी अगर आपके साथ कोई नहीं है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हो जाता है वो। मेरे लिए अच्छा रहा कि मेरे लाइब्रेरी जाने के बाद 1 साल के अंदर ही मेरे काफ़ी दोस्त बन गए थे। तो काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को उन्होंने, तो अच्छा रहा मुझे लिए मेरे। सीजीपीएससी की तैयारी में हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जैसे बताया कि आपकी 12वीं तक की शिक्षा पूरी गांव में हुई, हाँ फिर आप जीसी आए, हाँ है ना। तो 12वीं तक की शिक्षा पूरे एक ऐसे माहौल में रहने के बाद जहाँ कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है, उसके बाद कैपिटल में शिफ्ट होना, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड रहा होगा आपके लिए। हाँ। तो वो कैसा अनुभव रहा था आपके लिए? मैं जैसे गांव में ही रहा हूँ, तो 2011 से पहले मैं कभी रायपुर या फिर कोई भी सिटी देखा ही नहीं था अच्छे से। ना इवन मैं ट्रेन में बैठा था, ना कुछ नहीं था। तो मेरा जो स्कूल खत्म हो गया उसके बाद मैं कोटा चला गया था प्रिपेयर करने के लिए कि मैं AI का प्रिपेयर करूंगा। तो उस टाइम पे मैं पहली बार ट्रेन भी बैठा लाइफ में। पहली बार देखा सिटी में, ओके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ऐसा। तो मैं कोटा गया था एक साल, वहाँ पे कोचिंग करी। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने पीईटी दिया। और पीईटी में
मेरा समथिंग 1000 से कुछ कम रैंक था, तो मेरे को जीसी अलॉट हो गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में फिर अपना ग्रेजुएशन फिर वो कंटिन्यू किया था। 4 साल के पीरियड में आपने यही सोचा था कि आपको टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ना है। हाँ प्रशासन में आने का आपका अच्छा मतलब कई लोग होते हैं ना कि हाँ हाँ। कॉलेज में ही सोच लेते हैं कि मेरे को तो पीएससी की तैयारी करनी है, हम्म, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि टेक्निकल फील्ड में जाना है, या कुछ लोग अनडिसाइडेड भी रहते हैं। हम्म। आपका उस समय क्या अप्रोच था? मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मैंने उतना कुछ खास सोचा नहीं था कि करियर वाइज मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ। क्योंकि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका नेक्स्ट स्टेप जस्ट अब देखोगे तो गेट कर लो आप। तो आइदर आप पीएसयू में जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या तो आप आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं। तो मैंने गेट का तैयारी कंटिन्यू किया। मैं कॉलेज के बाद तक भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आऊँगा। ये मेरा जो थॉट है दिमाग में पहली बार 2020 के बाद आया है। आ- कोरोना टाइम के हाँ, बाद आया। कोरोना टाइम के बाद ही आया, उसके पहले मेरे को कभी थॉट नहीं आया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा करके। तो जब आपने स्विच किया तो वो आपके लिए कैसा पीरियड रहा था? मतलब आपने तो पढ़ाई करी, एसीएफ की आपने तैयारी करी थी, तब आपने पढ़ाई करी थी, तो वो आपको कंफर्टेबल लगा तब आप इसमें हाँ आए, ऐसे बोल रहे हैं, हाँ। है ना? एसीएफ में जब प्रिपेयर कर रहा था ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी। और मेरे को एक अच्छा लग रहा है वो फील्ड में छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे को काफी दिन तक, लगभग 4 महीने 5 महीने तक ना, थोड़ा सा लगता था कि सही किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि वो फील्ड अच्छा था, पसंद भी था, और ये पता नहीं कैसा होगा, इसमें रिजल्ट भी कैसा आएगा। तो थोड़ा दिन तक तो कन्फ्यूजन था। लेकिन मैं देखा कि ना, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाली पढ़ाई को कंटिन्यू रखा पीएससी की तैयारी में। तो जब आपने सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करी इसके लिए, प्रशासन में आने के लिए, तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी, या सेल्फ से अपने बुक लेके, या यूट्यूब से, या किसी भी जरिए से आपने कैसे तैयारी चालू करी थी? एक्चुअली ना, मेरे भैया की पोस्टिंग गरिया बनना थी, तो कोविड टाइम पे मैं वहाँ रहने चला गया था। तो शुरू शुरू में मैंने एक बुक पढ़ी थी लक्ष्मीकांत की। मुझे वो ना बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगी। वो इसकी जो राइटिंग की स्टाइल है वो बुक, वो काफी एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है और एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो वहां से मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप हुआ था। उसके बाद जब कोविड पीरियड खत्म हो गया, तो मार्च में ही मैंने 2022 में यहाँ पे एक कंपटीशन कम्युनिटी करके कोचिंग है, मैंने उसको ज्वाइन किया था। रायपुर में? हाँ, रायपुर में ही ज्वाइन किया था। और कुछ महीने तक मैं वहाँ पे क्लासेस गया। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे को वहाँ पे बहुत हेल्प मिली, जैसे कि इकोनॉमी था, और छत्तीसगढ़ के भी कुछ बेसिक जो होता है, जैसे जिला होता है कि जिला में कैसे होता है आसपास में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे डिटेल होते हैं, हम्म। और थोड़ा गाइडेंस होता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिला मुझे वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं, जैसे अक्टूबर नवंबर अक्टूबर आसपास तक, उसके बाद मैंने फिर सेल्फ ही किया कि सेल्फ कर लेते हैं, फिर अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे थोड़ा। जब मैं कंफर्टेबल हो गया तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी उसके बाद से। सेल्फ आपने नालंदा लाइब्रेरी से हाँ, किया? नालंदा लाइब्रेरी में पढ़ता था ना। तो आप कितने साल से पढ़ रहे हैं अभी नालंदा लाइब्रेरी में? नालंदा अगर लाइब अभी सांस करे देखें तो कितने साल हो गए आपको? नालंदा में अप्रोक्सीमेटली मेरे को 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। हाँ, 2018 में नवंबर आसपास में मैंने ज्वाइन किया था नालंदा। उसके बाद सभी लगभग लगभग 5 साल हो गए। सीजीपीएससी से पहले भी आपने कुछ एग्जाम दिलाया है? जैसे गेट हो गया उसको हाँ, छोड़ के। ये सीजीपीएससी से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हाँ बोल हाँ। रहे हैं, हाँ दिलाया है ना यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी 750 रैंक थी। वो मेरा पहला एग्जाम था छत्तीसगढ़ में, एसीएफ के बाद जो पहला एग्जाम था। एसीएफ में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, 230 के करीब मार्क्स थे। और यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर का एक एग्जाम हुआ था, वो दिलाया था मैंने, उसमें मेरी 211 रैंक थी। हाँ। और मैं बीच में थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं टीचरशिप में भी चले जाऊँ, तो मैंने प्री बीएड भी दिलाया था, उसमें मेरी 30th रैंक थी। बस इतने एग्जाम मैंने दिलाया यहाँ रहता है ना कुछ लोग, पे। जैसे मेरे दोस्त भी कुछ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आजकल, वो बीएड कर रहे हैं और थोड़ा सा टीचर वाले लाइन में भी जा रहे हैं। मेरा जो रूममेट था ना, जिसके साथ मैं रहता था, उन्होंने बीएड का एग्जाम दिलाया, मतलब ये टीचरशिप का एग्जाम दिलाया, और उनका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो गया। मैंने देखा कि ये तो बहुत आसान है, इसको कर लेते हैं और एक बैकअप जैसा रहेगा करके। लेकिन ऐसा हुआ ना कि जो मेरे बड़े भैया हैं जो डॉक्टर हैं, वो मेरे को कॉल किए, मतलब ये सब चीज़ करने के लिए तुमने ये सब थोड़े किया है करके, तुम्हारा तो कुछ अलग ही टारगेट था। तो फिर उन्होंने मेरे को एकदम स्ट्रांगली वो किया कि मत करो, तुम अपनी ही पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फिर मैंने बीएड का नहीं सोचा, फिर मैंने उसका एग्जाम दे दिया था, काउंसलिंग भी डाल दिया था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया फिर। और मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू किया फिर आगे। रूममेट का या आसपास के पीयर का हम्म। क्या प्रभाव रहता है आपकी तैयारी में या आपके सिलेक्शन में? बहुत इम्पैक्ट रहता है। जैसे मेरा एक ना, लाइब्रेरी में एक आदत था
कि हम लोग जैसे भी बाहर निकले तो हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करते थे कि इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। कभी कभी मेरे दोस्त से मेरे से इरिटेट हो जाते थे कि हमेशा क्वेश्चन ही पूछता है यार, तो ऐसे करके। लेकिन मेरा आदत था कि ऐसे ही हम लोग बात करते थे। और और जैसे आपके ग्रुप में ऐसा कोई है ना, जैसे रिव्यू करने के लिए, जैसे मेरे ग्रुप में लाइब्रेरी में एक भैया थे, तो जैसे हम लोग टेस्ट देते थे, फिर हर दिन शाम को उसी टेस्ट को एनालाइज करते थे। तो ऐसा अगर अच्छा माहौल है, अच्छे दोस्त हैं, तो ये बहुत हेल्प भी करता है आपको। तो जैसे आपने बताया कि आपकी दोस्ती में भी हम्म, मतलब आपके सर्कल में भी सारे बंदे पढ़ने वाले ही थे, हाँ। सब तैयारी हाँ, कर। सब तैयारी वाले। और मेरा सर्कल में बहुत छोटा रखा था, 3-4 लोग ऐसे दोस्त थे, बाकी को मैं बस जानता हूँ, लेकिन ऐसे दोस्ती नहीं रखता था मैं लोगों से, बस ठीक है ऐसा। बस चेहरे से जान रहा हूँ जैसे लोगों को, ऐसे ज्यादातर मेरे लोगों के साथ रिलेशन ऐसा रहा है। चलिए, तैयारी तो होगी दोस्तों के साथ, चिल मारने जाते थे कभी? सैटरडे संडे ऐसा कुछ आपके तैयारी के दिनों में कुछ रहा है? ऐसा है कि मेरे को लगता है मैं थोड़ा बोरिंग आदमी हूँ। मेरे को बहुत कम पसंद है ये सब चीजें, तो चिल मारने के नाम पे मेरा ऐसा है कि मैं कहीं खाने चले जाऊं, और उससे ज्यादा मेरे को कुछ खास चिल का मेरे लिए और कोई वो मीनिंग नहीं है। कहीं खाने चले गए, फिर कंटिन्यू रखे पढ़ाई, ऐसा कुछ। और मैं ऐसा डिसाइड नहीं करता था कि संडे को हम लोग जाएंगे चिल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मन किया तो कहीं चल गए। कॉलेज के समय ऐसा किया है कुछ, पार्टी में जाना या कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, ट्रिप पे चले वो भी जाना? मेरा कम है वैसा ओरिएंटेशन, मुझे उतना घूमना भी बहुत कम पसंद है। ओके। हाँ। तो मेन फोकस पढ़ाई पे ही था और हाँ, पढ़ाई पे है, मेरे को रूम पे ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे चेस खेलने का शौक है, तो ये सब चीज़ों में मैं क्या ज़्यादा क्या इंटरेस्ट। बनाते हैं आप कुकिंग में? कुकिंग में मैं बेसिक चीज़ें बना सकता हूँ, जैसे ऑमलेट बना सकते हैं, या फिर कभी कभी मुझे सीखने का बहुत मन है। टाइम नहीं मिल पाया मुझे ज़्यादा, लेकिन मैं खाना बनाने में मुझे अच्छा लगता है, जैसे खिचड़ी बनाई, ऐसा टाइप का सब चीज़ अच्छा लगता है मुझे। अभी से आपने बताया कि आपको चेस खेलने का शौक है, हाँ। तो चेस खेलना थोड़ा सा अलग ही फील हो जाती है। लोग को क्रिकेट का होता है, कुछ फुटबॉल फॉलो करते हैं। चेस जैसे आपने बताया कि सॉरी, लेकिन आपने बताया कि आप बोरिंग टाइप की इंसान है। हाँ। चेस भी थोड़ा सा बोरिंग गेम हो जाता है। हाँ, बहुत लोगों को लगता है बोरिंग, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर जैसे खेलोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। फॉलो हाँ। कर रहे हो भी चेस अभी? हाँ, मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, मैं अभी भी खेलता हूँ। मैं जैसे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं दो ही काम करता था, या तो मैं पढ़ाई करता था, या तो मैं चेस खेलता था। तो आप लाइब्रेरी में भी मेरे को देखे होंगे, बहुत लोग बोलते थे कि दिन भर बस चेस ही चल रहा है इसका। ऐसा टाइप का हो गया था। मैं पढ़ता था फिर चेस ही खेलता था, ऐसा। तो चेस में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जो चेस का कहानी है ना, वो एकदम मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। जैसे नाना जी हमारे होते थे, हमारे यहाँ गर्मी में ना मामा घर जाने का ना एक वो है, रिचुअल टाइप का है कि ऐसे गए 2 महीने मामा घर में रहे, फिर आए, फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करे, ऐसा रहता था। तो जो मैं मामा घर जाता था जब भी, तो उन्होंने नाना जी ने एकदम बचपन में सिखाया हम लोग को चेस खेलना। तो हम लोग जाते थे और गर्मी महीने में ही वहाँ पे चेस खेलते थे। चेस खेले, और बाकी बचे हुए टाइम में ताश खेलते रहते थे। यही सब बचपन तो ऐसे ही बीता है हमारा, ऐसा कुछ पढ़ाई एकदम स्टूडियस टाइप के नहीं रहे हम शुरू से, ऐसे बाद में अब सब मामा थोड़े के घर जाओ फिर पढ़ाई करो तो मतलब भी क्या, वहाँ जाने का? थोड़े। वैसे हम लोग भी जाते थे, और ज़्यादातर अभी भी लोग जाते ही हैं मामा के यहाँ, एक दो महीने रह के आते हैं। तो उस टाइम में आपने चेस की हॉबी हाँ। डेवलप करी। हाँ, अभी क्या चल रहा है चेस के टाइम में? अभी तो बस हम खेलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो देश विदेश जो मिलते रहता है सबके साथ खेलते हैं। अभी मैचेस हो रहे हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रहा है, उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, अभी देख रहा हूँ मैचेस। समय रहने को जानते हैं आप? हाँ। कॉमेडियन है, हाँ, चेस उसको भी प्लेयर भी है, जानता हूँ, हाँ। काफी अच्छा लगता है उसको भी देखना। तो उसका स्ट्रीम देखते हैं। हाँ, कभी कभी देखता हूँ उसका। काफी अच्छा है उसका। तो कभी जैसे दिन भर तो पढ़ नहीं सकता आदमी ना, हाँ। तो दिमाग शांत करने के लिए आप जैसे बताया कि चेस खेलते हैं, हम्म। इसके अलावा और कुछ एक्टिविटी अगर आप करते हो तो? हाँ, एक मैं कभी कभी यूट्यूब में शॉर्ट्स भी देखता था ऐसे, हाँ, कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना मुझे लगता है कि अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपको बाइंड नहीं होगा। जैसे आप मूवी देखोगे तो आप बाइंड हो जाओगे कि मेरे को 2 घंटे उसको देखना है। क्या है, जैसे आपके पास 15 मिनट है, कुछ देख लिए, फिर टाइम है ना, कंपल्सेशन नहीं है उसमें, बढ़िया 15 मिनट टाइम पास कर लिए, कुछ भी देख लिया ऐसा। जो इंटरेस्ट आया, नहीं आया तो स्किप कर लिया उसमें। मैं तो दो ही चीज़, ऐसे 2-3 चीज़ ही करता था। तैयारी आपने ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने जब दिलाया तो लगभग 3 सालों की तैयारी आपकी हो रखी थी, या 2 साल की थी? एक साल, एक एक साल। साल की हो हाँ, रखी एक थी। साल हो रखा था। ओके। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिलाया पीएससी 2022 का, जिसका पेपर हुआ 2023 में। हाँ। तो 1 साल की आपकी तैयारी हो रखी थी, ठीक है। तो जब आपका प्री का जो रिजल्ट आया और आपका नहीं हो पाया, तो उस समय क्या कुछ डिसअपॉइंटमेंट था, या आपने क्या सोचा जब रिजल्ट देखा? उसके बाद इमीडिएटली जो थॉट आया आपके दिमाग में वो क्या आया था?
एक्चुअल में ना मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ था बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अभी उतना मेहनत नहीं किया है। तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ था जिस दिन प्री का हुआ। मैंने ऐसे देख लिया था कि इतना में तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा पेपर खराब गया। बाकी पीआर ग्रुप से पूछा कि उनके मार्क्स ठीक थे, तो मैं उसके अगले दिन से ही गया। मेरे को हिस्ट्री नहीं आती थी जेन्युइनली, उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि मेरे को हिस्ट्री मेरी वीक है। तो उसके बाद से मैंने अगले ही दिन से, प्रीलिम्स के जस्ट अगले दिन से मैंने लाइब्रेरी में जाके प्रीलिम्स की पढ़ाई करी। लगभग 1.5 महीना में प्रीलिम्स के बाद सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री को ही पढ़ा, क्योंकि मैं जानता था ये मेरा वीक है और ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आएगा, हर बार ही इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो मैंने उसको 1.5 महीना पढ़ के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो बाकी होते हैं, कोई भी ऐसे 1.5-2 महीने तक एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, लेकिन मेरा थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग बोल लीजिए कि मेरे को ये लगा कि ऐसा मैं कर लेता हूँ। जैसे क्योंकि मैंने पहले, इससे पहले पॉलिटी का ऐसा किया हुआ था, और पॉलिटी में मैं हमेशा से कंफर्टेबल था। और और ये आपने सब्जेक्ट, बताया अभी कि लक्ष्मीकांत की आपने जो हाँ बुक पढ़ी थी वो भी हाँ पॉलिटिक्स से हाँ, रिलेटेड है। मैंने एक ही बुक पढ़ी है उसके बारे में, ओके। उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने ऐसा हिस्ट्री की 2 बुक उठाई और उसको 1.5 महीने पूरा पढ़ा। इस बीच क्या हुआ कि एक लेबर इंस्पेक्टर का ही एक वो आ गया था, पोस्ट आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको दे देते हैं करके। तो उसके बाद मैंने लेबर इंस्पेक्टर का जुलाई तक तैयारी किया, 26 जून आसपास उसका एग्जाम था। फिर जुलाई से मेंस की तैयारी करी अक्टूबर तक अगले अटेम्प्ट में। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा, और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने पढ़ाई की कि जो टेस्ट है कोशिश करेंगे कि उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। जितना सिलेबस मैक्सिमम जितना कवर हो सकता है उसको कवर कर लेते हैं। तो हर बार क्या होता था कि ना, कवर नहीं हो पाता था। मैं मोस्टली टाइम देखा हूँ कि कवर नहीं हो पाता था, 1 चैप्टर 2 चैप्टर छूट जाते थे। तो हम लोग फिर, जो हम लोग के दोस्त, हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया कि ठीक है जो छूट गया उसको छोड़ देते हैं अभी। फिर आखिरी में कुछ टेस्ट नहीं देंगे हम, मतलब प्रीलिम्स से पहले कुछ टेस्ट नहीं देंगे, और जो छूटे हुए हैं उसको कवर करेंगे और उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। तो ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो किया हमने। तो हुआ क्या कि टेस्ट के साथ जाने से 80% कवर हो गया। हम्म। जो 20% छूटे हुए थे उसको कवर किया, 80% को दोबारा रिवाइज किया, और प्रीलिम्स जाके दिए। तो बहुत अच्छा था, प्रीलिम्स में भी अच्छे मार्क्स आए थे। जो एक मॉडल आंसर आता है उसमें 149 मार्क्स आ रहे थे मेरे। तो एक अंदाजा हो गया था कि निकल जाएगा करके फिर। तो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या उसका पैटर्न रहता है, किस टाइप से एग्जाम रहता है, और सिलेबस तो खैर सिलेबस तो खैर सभी जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। प्रीलिम्स में ना 2-3 चीजें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको एक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिना नॉलेज के आप कैसे टिक लगाएंगे। लेकिन नॉलेज के साथ ना, जैसे इस प्रीलिम्स में जो मेरे को फील हुआ कि मैं अपना काम कर दिया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जितना एफर्ट डालने का है मैंने वो पूरा एफर्ट डाल दिया है। अब मेरे को लगता है कि अब भगवान देखेंगे मैंने सही कर लिया है। तो मेरे को अंदर से एक फीलिंग थी कि मैं उतना नर्वस नहीं था। जो मेरे पहले अटेम्प्ट में मैं थोड़ा नर्वस रहता था कि मैं सही टिक लगा रहा हूँ, सही है कैसा है, ऐसा टाइप का। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं था कॉन्फिडेंट था कि मैंने कर दिया अपना काम। अगर नहीं भी होगा तो मेरा, जो मेरी तरफ से जो एफर्ट है वो कंप्लीट है। तो सेकेंड में मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और इसकी वजह से भी मेरे को लगता है कि अच्छा रहा। और टेस्ट सीरीज का मुझे लगता है कि एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टेस्ट सीरीज सही से लगाओगे बार बार जाके, तो हो सकता है ना कि वो क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में वो नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या कि 120 मिनट का जो आपका जर्नी है उस प्रीलिम्स का, आपको हर मिनट का ना पता रहेगा कि मैं किस मिनट में कहाँ पे रहता हूँ। जनरली पेपर सॉल्व करता हूँ तो लगभग 60 मिनट में मैं एक अटेम्प्ट कर चुका रहता हूँ। मेरे को 15 मिनट बबल फिल करने में लगता है, या फिर ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में फीड होते जाती हैं। बार बार आप करोगे उसको तो। मतलब एक हाँ 120 मिनट की तैयारी के लिए थोड़ा हाँ सा आप वो हो जाते हाँ, हो, पहले तेज जाते हो। पहले अटेम्प्ट में मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पेपर वैसे बैठा लिखा, एक बार अटेम्प्ट किया, समझ ही नहीं आया कि तो टाइम खत्म हो गया ऐसा लगा। सारा क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे आप हाँ, तो। नहीं सारा क्वेश्चन देखा, लेकिन ऐसा कंफर्टेबल नहीं हो पाया था कि मैं पूरे पेपर को जज नहीं कर पाया कि हार्ड है इजी है पेपर कैसा है। जब आप मल्टीपल टाइम आप दोगे ना टेस्ट, तो आप एक तो उसको जज कर लो, पेपर को बैठते ही आप जज कर लोगे 50-60 क्वेश्चन बनाते ही कि पेपर टफ है कि कैसा है, तो आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करोगे अपने। और उसके बाद ये भी है ना कि जैसे आप दिए हो, जो मैं बता रहा था कि 120 मिनट में आपको हर मिनट में आपको पता रहेगा कि आप अभी कितना दूर में हो, कितना टाइम बचा है, और मेरे को कितना करना है। तो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं हम, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाए हो तो। आपने जो अभी प्रीलिम्स दिया था हम्म। उसमें आपको क्या लगा कि टफ था, मीडियम था आपके हिसाब से, या थोड़ा सा इजी पार्ट में था? इजी था ये वाला, इजी था। प्रीलिम्स था हाँ। मीडियम भी इसको नहीं बोलूंगा मैं, इजी ही लगा मुझे। इजी था। हाँ। और प्रीलिम्स की तो बात हो गई। प्रीलिम्स में एक और पेपर होता है सी सेट करके, तो ये एक ही दिन होता है या अलग अलग दिन होता है दोनों एक ही दिन पेपर? एक ही होता है, दिन होता है। सी सेट जो होता है वो सेकंड हाफ में होता है। ओके। तो उसमें क्या क्या, जैसे उसमें मैथ्स और रीजनिंग रहता है, हाँ, उसमें मैथ रीजनिंग और लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज रहता है, हाँ। उस उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो इसका स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि मैं सही आदमी नहीं हूँ बताने के लिए।
मैं एक्चुअली में मैंने इंजीनियरिंग के गेट का तैयारी किया ना, तो मेरा मैथ्स ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे ना, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी में जो पूछता है मैथ्स, उसके लेवल के हिसाब से मेरा मैथ्स ठीक है। तो मैंने कभी तैयारी नहीं की इसकी। मैं जानता था कि मैं बैठूंगा तो मैं इसको कर लूंगा करके। तो एग्जाम से क्या होता था कि 7-8 दिन पहले मैं क्या करता था कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो सी सेट के पेपर है, वो सब को एक बार सॉल्व कर लेता था। तो मेरे को और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं मेरा स्ट्रेटेजी उतना ही था कि मैं उतने ही पेपर सॉल्व करता था। पिछले कुछ सालों के पेपर सॉल्व किए और चले गए बस। इतने से सी सेट निकल जाता, क्योंकि वो क्वालिफाइंग भी है। क्वालिफाइंग पेपर हाँ, है क्वालिफाइंग है, तो मैं इतना ही करता था। 46 मार्क्स चाहिए था ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए 66 मार्क्स चाहिए था। जनरल हाँ। ओके। तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज का भी रहता है। हाँ, लैंग्वेज पे रहता लैंग्वेज में क्या क्या रहते हैं? है। लैंग्वेज में थोड़ी बहुत हिंदी और छत्तीसगढ़ी आती है उसमें। तो आपका बैकग्राउंड छत्तीसगढ़ ही का नहीं रहा है, आप बसना में हैं तो हाँ। थोड़ा सा वहाँ पे उड़िया बोली बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी पढ़ने के लिए या उसको क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपने क्या, मतलब कैसे तैयारी करी थी उसकी? हम्म। हाँ, ये फील्ड में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ी नहीं बोलनी आती है आपको, तो ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। अगर आप आएंगे तो आप एक दो बुक पढ़ेंगे तो भी आप ना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक विनय कुमार पाठक सर की एक बुक है छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड। मैंने वो सिंगल बुक पढ़ी है, और मेरे को छत्तीसगढ़ी एकदम से बोलनी भी नहीं आती है फ्लुएंटली। मैं हल्की, बहुत हल्की सी बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ बस। लेकिन फिर भी मेरा लैंग्वेज में एक एवरेज स्कोर है, बोल सकते हैं आप। 107 नंबर मेरे लैंग्वेज में आया है। तो अगर कोई छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता और वो सोच रहे हैं कि मेरे को छत्तीसगढ़ी नहीं आती है तो मैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, तो भी मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। एक बुक पढ़नी है, धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इस बार जब आपने प्री निकाला, हम्म। तो फिर जब प्री का रिजल्ट आया, तब आपके दिमाग में इमीडिएट थॉट क्या था? दिमाग में थॉट तो ऐसा ही था कि मैंने ना पहले पूरा कंप्लीट नहीं किया था मेंस का, जो हर पेपर का तैयारी होता है या फिर जो नोट्स बनाने का है, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो मेरे को ये पता था कि मैं नोट्स पहले कंप्लीट करूंगा, टेस्ट सीरीज को मैं भले सेकेंडरी रखूंगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फोकस अपना नोट्स को कंप्लीट करने में रखा था। जैसे पेपर 6 और 7 है, वो मेरा नहीं कंप्लीट था, तो मैंने सबसे पहले उसको समझा, उसके नोट्स बनाए। और उसके बाद जो इंडिया जीएस था मेरा, वो कंप्लीट हो गया था। वो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि मेंस का और प्री का कैसे करें, तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं था कि मैं दोनों के लिए सेपरेट कर पाऊँ। तो मैंने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था उसी को दोबारा से ब्रशअप किया और मैंने मेंस दिया था। ऐसे अलग से मेंस के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करी थी कितने मैंने। दिनों तक का टाइम मिल जाता है प्री और मेंस के बीच में? इसमें काफी समय मिल जाता है, 4 महीने करीब मिल जाते हैं। 4 महीने भी जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इनफ है। अगर इंडिया जीएस प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि प्री निकला है मतलब इंडिया जीएस प्रिपेयर्ड होगा ही, और छत्तीसगढ़ भी प्रिपेयर्ड होगा। तो बचे हुए सब्जेक्ट बस रहते हैं, जो पेपर 2 है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे का पेपर है थोड़ा, उसमें प्रैक्टिस लगती है। उसके बाद पेपर 6 और 7 ही बचा हुआ था, उतना ही पढ़ना रहता है। बाकी तो ऑलमोस्ट हुआ रहता है कवर पहले से ही। तो पेपर 6 और 7 कैसे डिफरेंट रहते हैं? मतलब आपने बताया कि प्री की तैयारी कर रखी थी और पेपर 6 और 7 की तैयारी आपने अलग से करी थी। तो पेपर 6 में जो है फिलोसफी और सोशियोलॉजी है। और पेपर जो कि ना प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, वो प्रीलिम्स में ये नहीं आता है। और पेपर 7 में लॉज है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और जो इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है। तो ये तीनों भी प्रीलिम्स के पार्ट नहीं है। तो इसको मेंस के लिए ही सिर्फ पढ़ा जाता है, मतलब स्पेसिफिक मेंस का ही सिलेबस है। तो उसको बाद में करें तो भी चल जाएगा, ऐसा है। प्रीलिम्स क्या होता है, वो टिक मारने का हाँ। क्वेश्चन हो जाए, मतलब वो पेपर रहता है। हाँ। और मेंस में आपको लिखना हाँ, रहता है। लिखना रहता है, डिस्क्रिप्टिव तो होता है। उसमें आपको क्या है कि पढ़ना तो ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। तो जैसे आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो खैर लिखने का प्रैक्टिस तो आप कॉलेज से ही था, है ना? एक्चुअल में लिखने का ना ऐसा है कि मेरे को बचपन से ही इसे सिखा देते हैं ना कि ऐसे लिख लिख के पढ़ो, ऐसे बोलते हैं घर में, आपने सुना होगा। तो मुझे बचपन से ऐसे लिख के पढ़ने का ही आदत है। मैं कभी भी बुक ऐसे पकड़ के अलग से कभी भी जीवन में नहीं पढ़ा हूँ। तो मुझे से शुरू से ही लिखने का आदत है, तो लिखने की वजह से मेरी स्पीड शुरू से ही ठीक थी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे को एक ना, मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, बताता हूँ मैं आपको, अनफेयर एडवांटेज करके। तो आप जैसे compete करेंगे ना किसी भी कहीं पे भी, तो उसमें जितने भी लोग पार्ट लेंगे सबके लाइफ अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है। आपके सबके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा ही होगा। जैसे मुझे लगता है कि ये आप बोल लो मेरा अनफेयर एडवांटेज है, मेरे लिखने की जो स्पीड है वो शुरू से ही अच्छी है। शुरू से ही बचपन से लिख रहा हूँ, तो मेरी हैंड राइटिंग शुरू से ही अच्छी है। सी सेट की आपको हाँ, ऐसे तैयारी CSET, करनी हाँ। पड़ी? तो वो हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा एडवांटेज होगा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना किसी को एक दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। वो आप जाओगे एक अलग सिचुएशन है, बिल्कुल सब कुछ अलग होने वाला है। तो मेंस के लिए क्या मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर कोई प्रीलिम्स निकाल रहा है, ठीक है? तो जैसे होता है कि कई लोग अलग अलग तैयारी करते हैं, हम्म। आपने वैसा नहीं किया था, हाँ, मैंने एक ही बार में एक किया। ही बार में किया था। तो उसकी क्या प्रिपरेशन रणनीति होनी चाहिए?
अभी का जो पेपर है ना थोड़ा सा एनालिटिकल होते जा रहा है हल्का सा, और करंट अफेयर भी ऐड हो रहा है। मैं जो देखा हूँ लास्ट ईयर का पेपर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना आप पढ़िए, और मेरे हिसाब से आप दोनों को एक साथ ही पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा एनालिटिकल सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आप बस इतना करेंगे ना तो मेरे को लगता है कि ये इतना इनफ है मेंस के लिए। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी बना सकता है तो आप थोड़ा सोचने का कोशिश करिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका क्या कुछ होने वाला है, या फिर करंट अफेयर में क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो मेरे को लगता है कि इतना इनफ हो जाएगा मेंस निकालने के लिए। तो मेंस और इंटरव्यू के बीच में कितना का गैप रहता है, कितने महीने का? मेंस हम लोग का जून में हुआ था, और इंटरव्यू हम लोग का अभी नवंबर में हुआ है, तो काफ़ी गैप था इसमें। काफी गैप था। हाँ। तो इस बीच में आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका मेंस निकल ही जाएगा, या थोड़ा सा डाउट में थे, कैसा था? एक्चुअल में मेरे पास कोई ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था जिससे मैं उसको कंपेयर करूं, मेरा पहली बार था। पहली बार? तो मुझे नहीं पता था कि कितना अच्छा गया है। मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा कि तेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं उनको कोई आंसर नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरा जो टेस्ट सीरीज में जो मैं लिखता था आंसर, उससे बेहतर गया है। लेकिन मैं कितना बेहतर हूँ ये मुझे नहीं पता चलता था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, और डाउटफुल तो था कि पता नहीं कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो काफ़ी टाइम तक मैं उतना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया था शुरू शुरू में। इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हम लोगों ने जब रिजल्ट आया ना इसका, उसके बाद से ही मेनली प्रिपेयर करना शुरू किया इंटरव्यू के लिए। तो कैसे प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए? आपने कुछ मॉक दिए थे या दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करी, कैसे करी? हाँ, लाइब्रेरी में हम लोग का 3 दोस्तों का एक ग्रुप था इंटरव्यू का प्रिपेयर करने के लिए। तो लाइब्रेरी के ऊपर में छत में खाली जगह होती है, तो हम लोग वहीं बैठते थे और डिस्कस करते थे। तो कभी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता था, कभी जो दूसरा दोस्त था वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता था। ऐसे टाइप के हम लोग डिस्कस कर लेते थे, और सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर लिए कि सारे करंट टॉपिक पे थोड़ा सा ओपिनियन जान लिए एक दूसरे का, कि क्या ओपिनियन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो पर्सनल क्वेश्चन कोई पूछे जाएंगे तो उसमें क्या आंसर रहना चाहिए हम लोग का। कोई एक्सट्रीमिस्ट आंसर दे रहा है तो फिर थोड़ा सामने वाला बता दिया, रिव्यू कर दिया कि नहीं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा टाइप का। तो हम लोग ऐसा प्रिपेयर किए। फिर मैंने मॉक भी दिया था, यहाँ पे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पे, तो वहाँ पे मॉक पे मैंने दिया था। तो ओवरऑल अनुभव कैसा था आपका जब आप इंटरव्यू दिया था? आपका इंटरव्यू किस डेट पे था, ये बता दीजिए पहले। मेरा इंटरव्यू तो 26 नवंबर को था। 26 नवंबर एक ना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है उस दिन। 26/11 का अटैक भी हुआ था। हाँ। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा नर्वस भी था कि इस डेट पे इंटरव्यू हो रहा है, कहीं पे भी जा सकता है मेरा इंटरव्यू करके। तो कैसा था अनुभव, कैसा था ओवरऑल आपका? इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया था। जैसे मैं जैसे ही एंटर किया, वहाँ पे 4 मेंबर थे पैनल में, और वो बहुत सपोर्टिव टाइप के थे। जो और मेरे इंटरव्यू में थोड़ा सा यूनिक ये हुआ कि जो मैम थी, जो रीता शांडिल मैम, उनका बोर्ड मिला था मुझे। तो मैम उठी अपने चेयर से और बोली कि क्वेश्चन पूछिए इनसे। और वो उठी और आराम से लगभग 2 मेंबर के पूछते तक वो टहल ही रही थी। वो मेरे पास तक आती थी और चले जाते थे, ऐसे पास तक आती थी चले जाते थे। बार बार यही होते रहता था, वो मेरे पीछे चली गई एक बार, फिर ऐसे घूमते हुए। फिर उनका जब बारी आया तो वो फिर बैठी और फिर उन्होंने क्वेश्चन किए। ऐसा टाइप का थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था मेरा, जो जनरली मॉक में होता है उससे थोड़ा सा अलग रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो कभी किसी सवाल पे फंसे थे या स्मूथली चला आपका इंटरव्यू? स्मूथली था मेरा इंटरव्यू। एकदम स्मूथ था। फैक्चुअल 1-2 क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आते थे, ओके। तो और मुझसे ज़्यादा फैक्चुअल उन्होंने पूछा भी नहीं, कॉन्सेप्चुअली ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। 1-2 फैक्चुअल थे जो नहीं आते थे, तो वो स्किप हो गया, फिर बाकी बढ़िया था। वो ध्यान नहीं देते हैं, आप अगर फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भी देंगे तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके इंटरव्यू को। वो पूछेंगे, आप नहीं जवाब देंगे तो सीधा वो स्किप करके आगे चले जाता है। तो जैसे आपने बताया कि जब आप तैयारी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, हम्म। तो किसी सवाल पे एकदम स्ट्रीम आंसर हो जाता था तो वो बता देते थे। तो इसमें क्या है कि एकदम स्ट्रीम नहीं जाना है। हाँ, थोड़ा सा इंटरव्यू में डिप्लोमेटिक, हाँ, डिप्लोमेटिक रहिए, हाँ। बनना है ना? किसी इंटरव्यू भी में हाँ, किसी भी टॉपिक पे अगर आपके व्यूज पूछे जा रहे हैं तो उतना एक्सट्रीम नहीं होके जाना है। अगर आप एक्सट्रीम आंसर दे रहे हैं तो आपको ना उसके पास रीजन होना चाहिए अच्छा कि आप ऐसा क्यों आंसर दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आंसर दे दिए और आपके पास उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने क्यों आंसर दिया और उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका इंटरव्यू खराब जा सकता है फिर उससे। ओके। हाँ। और सपोज कि आर्टिकल 370 पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिए, हम्म। है ना? हम्म। तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया है, मतलब इम्प्लीमेंट मतलब जो एब्रोगेशन किया है और हटा दिया जिसका उसको। उन्होंने प्लान बनाया था, और जिस तरीके से कश्मीर में इतना लंबा एक इंटरनेट का कटडाउन था, तो उसमें अगर आप इंटरव्यू में आंसर देते तो वो किस प्रकार से आप आंसर देते इसको? देखिए, एक तो आर्टिकल 370 हमारे गवर्नमेंट ने हटाया, और हम अभी गवर्नमेंट में ही जॉब करने वाले हैं। तो हम लोग का जो अप्रोच है ना थोड़ा वो पॉजिटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, हम उसको क्रिटिसाइज अभी ऐसा नहीं कर सकते जब तक वो एकदम इमोरली ऐसा कुछ ना हो जाए।
तब तक उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव फैसला भी है कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं उसके साथ ही जाता कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको बस उस पर ध्यान देने की बस जरूरत है। फैसला सही है, ऐसा टाइप का बात कर सकते हैं हम लोग उसमें। हाँ सर। क्या है, क्योंकि मीडिया में क्या होता है कि एक एक्सट्रीम भी हाँ चला जाता है ना मीडिया में जो डिस्कशंस होते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा इसमें उलझ सा जाते हैं। हाँ, और पॉलिटिकल व्यूज ना वहाँ पे देना बिल्कुल भी गलत है। आप किसी भी पॉलिटिक्स से, किसी भी पार्टी से आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप, हाँ, कोई भी गवर्नमेंट तो पार्टी चेंज में। होने वाली है हर 5 साल में। हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये पॉलिटिकल होकर ही बात करके आप किसी भी पार्टी से, ना पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना आप किसी को सपोर्ट करते हैं। आप सभी को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी बात होनी चाहिए। ओके। तो इंटरव्यू तो हो गया, और 28 को रात को इसका हाँ रिजल्ट आया। हाँ। तो 26 को आपने जब इंटरव्यू दिया और 28 तक, ये जो 2 दिन का जो समय है, वो कैसा बीता था आपका? 2 दिन का मेरा समय तो ऐसा लग रहा था कि कट ही नहीं रहा है टाइप का। बस इस 2 दिन में मैं बिल्कुल भी ना पढ़ाई किया ना कुछ नहीं किया। बस घूमते घूमते बिताया कि अब देखते हैं, वो टाइम आने देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा फिर देखेंगे क्या करना है। दिमाग में ऐसा भी था कि अगर नहीं हुआ तो अगले दिन सुबह से फिर से वही रूटीन, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करना है। ये भी चल रहा था। अगर हो गया तो होने के बारे में मैं कम सोचा था, नहीं होने के बारे में मैं ज़्यादा सोचा था कि अगर नहीं होता है तो ये करना है, ऐसा टाइप का। और मैं प्रिपेयर्ड था कि नहीं होगा तो फिर मैं अगले दिन से जाऊंगा, ऐसा सब चीज़ करने वाला हूँ करके। हो गया तो फिर मैं बहुत खुश था। तो इस 2 दिन के बीच में आपने पढ़ाई वढ़ाई करी थी या चेस नहीं यार। खेला, यूट्यूब देखा, क्या हाँ, किया? चेस खेला, मैं बहुत चेस खेला। 2 दिन तक यही सब चीज़ किया। यूट्यूब से देखे कुछ कुछ, जैसे मैं मूवीज भी डाउनलोड किया कि मैं देखूंगा करके। फिर मुझे इच्छा ही नहीं हुई, 2 घंटे बैठ के मूवी देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो पाई। फिर टाइम काटना था जैसे भी करके, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से ना एक्साइटमेंट भी रहता है और नर्वसनेस भी रहती है। दोनों की फीलिंग एकदम एक साथ चल रही है, ऐसा लगता है। नहीं हुआ तो ऐसा है, हो गया तो फिर पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, चिल्लाएंगे, क्या करेंगे, सब चलते रहता है। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आती है सिलेक्शन हो जाने के बाद। फैमिली की तरफ से कुछ था, सब प्रेशर पॉइंट आपके दिमाग में है? वो तो नहीं बताएंगे कि आप करना ही है बेटा ऐसे करके, नहीं, लेकिन आपके दिमाग में क्या था? मेरी फैमिली ना बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मेरी मम्मी, इवन मेरी मम्मी ने बोला था कि 4-5 अटेम्प्ट ही तो लगते हैं, इतना दे देना करके। मैं उनको बोला कि इतने अटेम्प्ट मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे फैमिली। इवन जो मेरे भैया भी, हमें बताया था कि उन्होंने मेरे को बीएड करने से रोक दिया कि नहीं नहीं तुम मत करो करके। तो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो जैसे आपने बताया कि आप 2-3 घंटे की मूवी देखने के लिए थोड़ा हम्म। सा। हाँ, एक्चुअली हम मूवी से रिलेटेड मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में ना एक चैनल होते हैं जो मूवी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको कोई मूवी देखने का मन है तो आप जाओ और वो चैनल पे जाओ, और जो मूवी देखना है वो 15-20 मिनट में वो पूरा मूवी का समरी बता देता है। तो मैं ये भी करता था कि अगर मेरे को कोई मूवी देखने का मन है तो मैं उसकी समरी देख लेता था। वही तो है, ऐसा टाइप का लगता था मुझे। अब मैं पूरे मूवी नहीं देखता था उस टाइम पे। हो गया, तो 2-3 घंटे बैठ के मूवी देखने में आपको थोड़ा सा हाँ, मुझे बोर भी लगता था बोर उस भी टाइम। लगता था, लेकिन पढ़ाई के समय तो 3-4 घंटे 5-6 घंटे भी बैठना पड़ जाता है। तो पढ़ाई में आपका मन लगना, मूवी ने में नहीं लगना, तो ऐसे आप कितने घंटे तक बैठ के पढ़ सकते थे आप? मैं तो बहुत लंबा लंबा आज तक बैठ के पढ़ा हूँ। ओके। जब शुरू शुरू में मैंने प्रिपेयर किया ना, तो उस टाइम पे मैं बैठ के लगभग लगभग सुबह मैंने 7 बजे से पहले पहुंच जाता था लाइब्रेरी। ऐसे काउंट नहीं किया, मैं शुरू में काउंट करता था अपने स्टडी आवर्स। अब मेरा एक रूममेट था जो टीचर बना, तो उसके साथ हम लोग काउंट करते थे। एक ऐप आता है, मैं बता रहा हूँ, फ्लिप करके, मैं उसको यूज़ करता था। कि हम लोग उसको ऑन करते थे और जितना टाइम तक वो ऑन है, मोबाइल को नहीं छुएंगे, तब तक पढ़ाई करेंगे। फिर जब नहीं यूज़ का जब पढ़ाई बंद कर दिए तो उस ऐप को बंद कर देंगे। तो हम लोग ऐसे शुरू शुरू में पढ़ते थे, तो हम लोग मेंटेन कर लेते थे, 10 घंटे तक भी पढ़ लेते थे। मतलब सिर्फ स्टडी आवर 10 घंटे तक पढ़ लेते थे। लाइब्रेरी जाना वो अलग बात है, 10 घंटे 9 घंटे ऐसा हो जाता था हम लोग का। फिर धीरे धीरे आदत हो गई, तो फिर ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आदत हो गई। मेरा ऐसा था कि जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन अगले दिन सुबह में मेरे को ऐसा लग रहा था बिना बैग पकड़े लाइब्रेरी कैसे जाएंगे, अजीब सा लगेगा ये तो। मतलब अभी तो मेरा ऐसा ही आदत हो गया था कि हर दिन सुबह उठे, नहाए, बैग पकड़े, लाइब्रेरी चले गए। आए अगले दिन, आए सो गए, अगले दिन उठे, नहाए, बैग पकड़े, फिर लाइब्रेरी चले गए। मेरा ऐसा ही रूटीन बन गया था एकदम। पूरा लगभग 2 साल का यही आदत हो गया था, हर दिन यही करना है, हर दिन यही करना है, ऐसा टाइप का। तो जब 9-9 10-10 घंटे आप पढ़ाई करते थे, तो एक ये हो जाता नहीं कि आदमी का स्टेमिना भी उतना नहीं हो पाता कि 9-9 10-10 घंटे कोई पढ़ ले। खैर, जिसको पढ़ना है जरूरी आदमी तो पढ़ ही लेगा, हम्म। लेकिन एक स्टेमिना भी बिल्डअप करना पड़ता है। हम्म। तो वो उसके बारे में आपको क्या चैलेंजेस आए थे?
मैं यही बताया ना, जो पहले ऐप यूज करते थे हाँ। कि उसमें पहले ट्रैक करते थे कि पहले 4 घंटा पढ़े, फिर 1 घंटा ऐड कर लिया कि आप 5 पढ़ेंगे आपसे करके, फिर धीरे 5, फिर 6, ऐसे करते गए, धीरे धीरे से बिल्ड किए। होता है क्या है ना, दिन के एंड में आप जब कहीं से देखते हो कि मैंने 6 घंटा या 5 घंटा पढ़ा है, तो आपको वो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है। वो आपको मोटिवेट करता है कि मैं अगले दिन भी ये सेम प्रोसेस रिपीट कर पाऊंगा करके। अगर आप जैसे आप पढ़ लेते हैं और आपको पता ही नहीं आपने दिन भर में क्या किया, कितना पढ़ा, आपको कहीं समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या किया, तो फिर उसको दिक्कत होता है कि एनालाइज करने में। लेकिन आप ऐसे कुछ यूज करोगे जो मेजर करता है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, वो हेल्प करता है एकदम। चलिए, रिजल्ट जब आया तो ये 28 को लगभग शाम को या रात को कितने बजे आया लगभग? हाँ, ये लगभग 9:30-10 बजे आया होगा। 9:30 बजे आया। हाँ। तब तक आप लोग वेट ही कर रहे थे कि हाँ, आज तो आएगा ही करके? मैं वेट किया और सो गया था मैं। अच्छा। फिर बहुत हो गया, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं वेट किया लगभग 3-4 घंटे तक वेट किया कि अब आ जाएगा, अब तो इंटरव्यू खत्म हो गया, आ जाएगा आ जाएगा। नहीं आया तो फिर मैं सो गया था। इसके बाद फिर से कॉल हाँ, आया? लोगों का कॉल आया कि हो गया तुम्हारा करके, फिर मैंने देखा। क्या क्या फीलिंग थी उस टाइम जब आपका रिजल्ट आया? फीलिंग तो ऐसी थी ना कि थोड़ा सा मैं आश्चर्यचकित था बोल सकते हो, और मेरे को उसके बाद सुकून लगा कि हम्म। चलो, अभी कुछ पहली बार कोई एग्जाम निकला है, अभी तक कोई एग्जाम मैंने इससे पहले ऐसे निकाला नहीं था, तो बहुत सुकून मिला मुझे तो। ऐसा प्राइड और ये सब चीजें महसूस नहीं हो पाई, मतलब बाकी खुशी तो महसूस हुई। खुशी, हाँ, बहुत चलो, खुशी महसूस हुई। हाँ। 2 साल 3 साल का जो स्ट्रगल है हाँ। वो एक उसका हम्म, फल मिला है ऐसे करके। हाँ। घर में जब आपने बताया इसके बारे में तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था आपके लिए? हाँ, मम्मी पापा तो बहुत ही खुश थे कि चलो हो गया, काफी टाइम से पढ़ाई कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, तो एक कहीं पे कुछ हो गया है तो बढ़िया है ऐसा करके। और बढ़िया था। बढ़िया हाँ, था। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं ऐसा है वर्ड्स में। ओके। तो घर गए थे आप अभी एग्जाम हाँ, देने के मैं बाद? गया था, हाँ। वहाँ क्या माहौल था, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ तो गाजे बाजे से उनका स्वागत है, आपके यहाँ क्या था माहौल? नहीं, अपने यहाँ थोड़ा सोबर था? हाँ, सुपर था, नॉर्मल सा। घर गए, सबसे मिले, और फिर मैं 1-2 दिन में ही वापस आ गया था। ओके। रायपुर में एक बुक फेयर था, और मैं मेंस के पहले से ना सोचा था कि मैं वो बुक फेयर अटेंड करूंगा, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गया, फिर वो बुक फेयर चला गया था हम लोग, तो इस वजह से मैं जगह से भी जल्दी आ गया था। अतुल जी, तैयारी में हमने तो इतना बात कर लिया कि हम्म। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक एस्पिरेंट को तैयारी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, उस पर अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहें तो? हाँ, इसके लिए मैं 2-3 चीज बोलूंगा। पहला तो आप कंपेयर मत करो, हम्म। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर आदमी का स्किल सेट अलग होता है, उसके पास अलग अलग एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप उसके किसी एक स्किल सेट से आप कंपेयर कर रहे होगे, आपके पास कोई अलग स्किल सेट होगा। हम्म। तो अब मैं पहला एडवांस मतलब जो एडवाइस दूंगा, आप बिल्कुल कंपेयर मत करो किसी से। आप अपना देखो, आप कितना बेहतर कर सकते हो, किस में और अच्छा कर सकते हो, कहाँ पे वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, आप सिर्फ सिर्फ अपना ही एनालाइज करो। हम्म। ठीक है, आप एक डायरी लिख सकते हो, आप एनालिसिस लिख सकते हो कि ऐसा है वैसा है, सब चीज़ें। दूसरा, आप ना मोटिवेशन मत खोजो, लगता है मुझे। जैसे मेरा जो एग्ज़ाम निकालने का बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था कि मैं बचपन से डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहता हूँ या सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा था कि मैं एक जॉब लेना चाहता हूँ। मतलब मोटिवेशन देखो कितना छोटा है, कि मैं एक जॉब लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन था एकदम, कि मैं अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा, मेरे को पढ़ाई करना है तो मैं पढ़ाई करूंगा हर दिन जाके। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन जो है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। आप डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे, तो अगर आपके पास थोड़ा सा मोटिवेशन कम भी है ना, तो भी एग्जाम निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा चीज मेरे को क्या लगता है कि ना, आप फोकस रखो अपना। जैसे जबरदस्ती का किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट मत हो, पार्टी करना है या कुछ भी करना है, जैसे हो सकता है किसी को वो लगे, लेकिन मेरा जो खुद का बिलीफ है कि आप एकदम फोकस रहिए। जैसे मेरे पीछे से लाइब्रेरी में कोई आता था तो मुझे पता नहीं चलता था कि कोई आ गया है, मैं पढ़ते रहता, तो मैं थोड़ा सा जो होता है ना, चमकना बोलता है, ऐसे ऐसे कौन आ गया, ऐसा लगता था जी। मुझे। तो मैं हमेशा ही उस वाले स्टेट में रहता था कि जब पढ़ने बैठे हैं तो पूरा पढ़ाई करेंगे, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर अपना काम करेंगे जो मन लग रहा है, ऐसा। मैं दो चीज़ों को ऐसे एक साथ नहीं जोड़ता था कभी भी। तो मेरा तीसरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एकदम फोकस को अपना ना मेंटेन करके रखें। अब आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन होता है हर आदमी का, वो अलग अलग होता है, तो आप अपना डिस्ट्रैक्शन देखिए क्या में है, आप उसको खत्म करने की कोशिश करिए धीरे धीरे। आपका तो डिस्ट्रैक्शन ये फिल्म में, पार्टी वार्टी में, ये सब हाँ, ये सब इंटरेस्ट चीज़ और मुझे रहा ही नहीं है, ऐसा मुझे खुद को रोकना नहीं पड़ा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा इन सब इंटरेस्ट चीज़ों नहीं में। है? हाँ। या जिन लोग का इसमें इंटरेस्ट रहता है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। हाँ। तो जरूरी ये है कि फोकस्ड रहें, डिसिप्लिन के साथ रहें, हाँ। और एक मोटिवेशन के पीछे हाँ, थोड़ा सा ना जाए। होता क्या है ना कि आप मोटिवेशन खोजोगे, तो मोटिवेशन का एक स्पाइक आएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर आप दूसरा मोटिवेशन खोजोगे, वो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। आप डिसिप्लिन रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डिसिप्लिन हो, काम आपका होते जा रहा है, ऐसा टाइप का।
ये फिलोसफी ऐसा भी बोल सकते हो आप ना, जैसे गीता में लिखा हुआ है निष्काम कर्म जैसा, उसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो। अपने काम पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे सब चीजें फिर अलाइन होने लगेंगी, ऐसा टाइप का। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपने जैसे बताया कि आप अपने बाल नहीं रखते थे, हाँ। है ना? हाँ। तो वो आपका खुद का डिसीजन था कि आपको बाल नहीं रखने? क्या क्या हाँ। क्या कारण था उसके पीछे? मेरे को इसके ना दो तीन कारण थे। जैसे एक तो बाल बनाने में भी टाइम लगता है, और ना मुझे थोड़ा थोड़ा हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे दिखता था ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं इसके लिए क्या करता था कि मैं अपने खुद ही बाल खुद ही ट्रिम कर लेता था, कि खुद ही बाल शेव कर लो। और मैं ऐसे ही लगभग लगभग 2 साल तक मैंने कभी बाल नहीं रखे ऐसे ही। और ऐसे फिर पढ़ाई पे ध्यान दो, अब लुक्स पे क्या ही ध्यान देना है, कौन देखेगा भी तुमको लाइब्रेरी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ एक किनारे बैठो अपना पढ़ाई करो, ऐसा टाइप। लाइब्रेरी में एक कैसा माहौल रहता है तैयारी करने के लिए? मतलब एक लाइब्रेरी कल्चर भी हम लोग दिखाएंगे बहुत जल्द दर्शकों को। तो वो जो कल्चर होता है घर से और या कोचिंग जो कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो किस प्रकार से डिफरेंस होता है? मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है। हम लोग 3 4 दोस्त रहते थे, तो हम लोग साथ नहीं बैठते थे लाइब्रेरी में। तो जैसे हम लोग को पढ़े 3 घंटा का स्ट्रेस, हम लोग पढ़ाई कर लिए, फिर हम लोग साथ में लेकिन बाहर निकलते थे कि थोड़ा बहुत चाय पी के आए, फिर हम लोग अपने अपने ही जगह में बैठ के पढ़ते थे। लाइब्रेरी कल्चर ना मेरे को तो बहुत सपोर्टिव लगा है, कि आप जैसे मेंटली थोड़ा ना थका हुआ नहीं फील करोगे, एग्जॉस्टेड नहीं फील करोगे। 3 4 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा दोस्तों के साथ गप वप मार लिए, थोड़ा सा 15 मिनट चाय पीते तक आए बैठे, फिर से पढ़ाई किए। ऐसा हेल्प करता है। जैसे आप रूम में पढ़ोगे तो कब आपको ब्रेक लेना है ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, और ब्रेक कितना लंबा है ये सब भी। कभी कभी क्या होता है ना, घर में आप खुद से पढ़ रहे हो तो ब्रेक लिए हैं, आधे घंटे का ब्रेक कब 3 घंटे का हो गया पता ही नहीं चल रहा है। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है, सब आसपास हैं, आपके दोस्त भी हैं, तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन होकर पढ़ते हैं ऐसा। तो इतने साल तक आप अकेले ही रहे थे, आपने हम्म। बताया कि कुछ आपका एक रूममेट भी था, हम्म। लेकिन आप घर से दूर ही रहे थे। हाँ। तो उसमें लोनलीनेस आपको फील होती थी या फील होती थी, तो उसको टैकल कैसे करते थे? शुरू शुरू में होती थी, फिर मेरे को अकेले रहना फिर अच्छा लगने लगा फिर। अभी मेरे को आदत हो गई। अकेला रहना हाँ अच्छा लगता है अब मुझे तो, ऐसा। अच्छा। शुरू शुरू में, बहुत शुरू में, शुरू के 1 2 साल लगती थी, फिर तो बढ़िया लगने लग जाता है। खुद से जब अकेले रहने में जब अच्छा लगता है ना, तो आपको फिर कैसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, कुछ नहीं करना। अकेले रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, अपनी चीजें करिए, ऐसा है। आप जैसे आपका अगर कोई रूममेट नहीं है ना, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से, आपको जब मन लग रहा है आप सो जाइए, उठिए पढ़ाई करिए। 2 लोग रहेंगे आपको उसके साथ, उनको कब सोना है उनके हिसाब से रहना है, उनको कितनी सफाई पसंद है, इसलिए मैं अकेले ही रहता था। ठीक है। तो चलिए अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे चैनल में समय देने के लिए, और आपकी ट्रेनिंग के लिए, और आपके आगे के जो भविष्य में आपका जो प्लान है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।